Hello, dear students. Let us discuss now the fourth and the last stanza of this poem, Break, Break, Break by Lord Alfred Tennyson. इस कविता का अंतिम चौथा जो स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा, अब हम डिस्कस करेंगे. और अगर तीनों स्टैंजा आपने सुन लिए हैं तो पहले तो आप यू मस्ट बी कैरिंग ऑन दैट फ्लो ऑफ द थॉट जो चल रहा है इस कविता में. थोड़ा सा रिकैप मैं दूंगी आपको. बाकी आप जब पूरे तीनों लेक्चर सुनकर ही फोर्थ स्टैंजा सुनेंगे तभी आप उसको बेहतर समझ पाएंगे. तो अब तक हमने देखा दैट टेनिसन जो पोइट हैं, इनके मित्र जो हैं आर्थर हालम, उनकी मृत्यु हो चुकी है एंड ही इज रिपेंटिंग हिज डेथ. उनकी मृत्यु का इन्हें बहुत अफसोस है एंड ही इज वेलिंग, WAIL, वेल. वेल का मतलब होता है शोक मनाना. इसका एक और सिनोनिम है लेमेंट, LAMENT. तो ही इज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हालम एंड ही इज लुकिंग अराउंड. सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा कि वो कहते हैं कि फिशरमैन्स बॉय है, फिशरमैन का बेटा है, ही इज एंजॉइंग, ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर एंड देन देयर इज द सन ऑफ द सेलर पोर्टमैन and he's also sailing joyously. तो ये सब कुछ देख रहे हैं. एंड थर्ड स्टैंजा में देन ही मेंशन्स दैट अदर एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो गोइंग ऑन यूजुअली. वो वैसे ही चल रही हैं, दुनिया का कार्य क्रम जो भी है. तो नथिंग हैज चेंज इन दिस वर्ल्ड, ओनली द वर्ल्ड ऑफ Tennyson, it seems it has changed suddenly, and it has become gloomy. बहुत उदासी से भर गया है because Tennyson is grief stricken by the death of his dear friend. तो वो उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. तो and he is saying that he is not able to express the intensity of his emotions that are welling up in his mind. Welling up, WELLING, and up. तो वेल अप कहते हैं जब हमारे आंखों में आंसू भर जाना, या जो इमोशंस हमारे अंदर उमड़ रहे. तो व्हेन बहुत इंटेंस इमोशंस, या तो बहुत दुख है हमें और वो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही हैं एंड वी कैन नॉट वेंट इट आउट. उसको VENT, वेंट आउट, OUT, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो अंदर ही उनके मन में चल रहा है लगातार. तो इस तरह की भावनाएं जो हैं वो इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं. आगे देखते हैं. लेट अस सी द लाइन्स. Break, break, break at the foot of thy crags, O sea, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. अब बच्चों देखिए, ये ब्रेक 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 जो है इसका रेपिटेशन है. फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन एंड इवन द टाइटल ऑफ द पोएम इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक. यही लाइन पहले स्टैंजा की पहली लाइन भी है, हमारी कविता का टाइटल भी है. तो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर. रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है. इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए एंड यू कैन मेंशन इट इन योर क्रिटिकल कमेंट्स. एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद जो आप कुछ विशेष बातें होती हैं जो जिन्हें आप बताते हैं क्रिटिकल कमेंट्स में, वहां आप इसको जरूर मेंशन करें. तो द पोइट इज सेइंग, as we discussed in the previous stanzas also, the poet is saying that he is giving एक तरह से वो मेटाफर यूज कर रहे हैं सी वेव्स का अपने इमोशंस के साथ. और वो कहते हैं कि जैसे
फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा, उसमें वो कहते हैं कि दे शुड ब्रेक एट दी सी शोर, जो सी वेव्स हैं वो टूट कर बिखर जाएं। ब्रेक 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 से मतलब ये है, ये पहले भी मैं ये पॉइंट बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, दैट द सी वेव शुड ब्रेक ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, जो कोल्ड ग्रे रॉक्स हैं, एक रॉकी शोर है जो है, जहाँ ब्रिस्टल चैनल का जो किनारा है, जहाँ पे वेयर ही इज सिटिंग एंड इज थिंकिंग, ही इज मॉर्निंग। शोक मनाने के लिए एक और वर्ड होता है MOURN, मॉर्न मतलब शोक मनाना। तो ये वहाँ बैठकर अपने मित्र की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, या हम कह सकते हैं ही इज द ग्लूमी एंड सैड थॉट्स आर welling up in his mind, they are hovering in his mind, and he's sitting at this seashore, समुद्र के किनारे, ब्रिस्टल चैनल के समुद्र के किनारे वो बैठे हुए हैं। एंड आई विल रिपीट द स्पेलिंग ऑफ ब्रिस्टल चैनल, पहले भी बताया है मैंने, BRISTOL, ब्रिस्टल चैनल, CHANNEL, एक स्थान का नाम है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, वहाँ का जो समुद्र का किनारा है। और ये बीच नहीं है, ऐसा किनारा नहीं है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं या घूम सकते हैं या टहल सकते हैं, ये सी शोर है, किनारा तो है पर वहाँ चट्टाने हैं। तो वहाँ बैठकर इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये समुद्र की लहरें आ रही हैं और आकर जैसे ये सी रॉक्स जो हैं, सी शोर है, जो ग्रे स्टोन उन्होंने कहा है फर्स्ट स्टैंजा में, मैंने डिस्कस डिटेल में किया है, आपने सुना है तो आपको याद होगा। तो वहाँ से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि उनको लगता है कि ये सी वेव्स जो आ रही हैं और टकरा रही हैं बार बार, जो कोल्ड रॉक्स हैं, कोल्ड यानी इनसेंसिटिव रॉक्स हैं, उनसे टकरा रही हैं, एंड इट इज़ यूजलेस, क्योंकि वो जो रॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि दे आर इनसेंसिटिव टू एनी वंस इमोशन, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आकर कुछ ऐसा लगता है जैसे वो सी वेव्स हैं, समुद्र की लहरें जो हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, और बार बार वो आकर जो चट्टाने हैं, जो पहाड़, सॉरी नॉट पहाड़, पर जो रॉक्स हैं वहाँ पर वो टूट रही हैं उसके अगेंस्ट और बिखर जाती हैं। मीन्स द पोइट फील्स एज इफ द सी वेव्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग टू द कोल्ड रॉक्स, द ग्रे रॉक्स, उन चट्टानों से वो कुछ कहना चाहती है, बट द ऑल दोज रॉक्स आर वेरी इनसेंसिटिव। एंड इसकी तुलना वो जो संसार है, जो अब वो देख रहे हैं कि जैसे संसार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इतना मतलब आई एम सो मच ग्रीफ स्ट्रिकन, द पोइट इज सेइंग, द पोइट इज थिंकिंग दैट ही सो मच ग्रीफ स्ट्रिकन, ग्रीफ स्ट्रिकन यानी दुख से, पीड़ा से आहत कह सकते हैं, कि बहुत दुख है उन्हें अपने मित्र की मृत्यु का। ग्रीफ GRIEF, ग्रीफ स्ट्रिकन STRIKEN। तो वो कहते हैं कि जो है मैं जो हूँ, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम ही इज सेइंग दैट द यूजुअल बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन एज इट वाज बिफोर द डेथ ऑफ हालम। तो वैसे ही चल रहा है। द वर्ल्ड इज एज सेंसिटिव टू मी एज दीज रॉक्स आर टू दी सी वेव्स। ये जो संसार है वो मेरी भावनाओं से उतना ही इनसेंसिटिव है या उदासीन है, या उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इन द सेम वे एज दिस सी वेव्स आर ब्रेकिंग अगेन एंड अगेन एट द सी शोर, वापस बार बार आकर बिखर रही हैं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हैं, बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन दी सी रॉक्स। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस ये भाव जो है वो टेनिसन व्यक्त कर रहे हैं। तो सेकेंड लाइन देखिए, एट द फूट ऑफ दाई क्रेक्स, मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया है, वर्ड मीनिंग्स आप थोड़े लिख सकते हैं। क्रैक्स मीन्स रॉक्स, जो रॉकी शोर है, जो चट्टाने हैं। ओ सी यानी ही इज एड्रेसिंग द सी वेव्स, यहाँ सी का मतलब आप सी वेव्स कर सकते हैं कि यू कम एंड ब्रेक एट द शोर ऑफ द दिस रॉकी शोर। बीच और शोर में थोड़ा सा फर्क होता है।
बच्चों बीच हम कहते हैं समुद्र का वो किनारा जहाँ रेत होती है, जो काफ़ी खुला होता है, जहाँ कोई चट्टानें नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, एंड इट इज़ अ वाइड एरिया जहाँ पर लोग बैठते हैं, खेलते हैं, एंड दे हैव अ गुड टाइम, वॉक भी करते हैं। और शोर माने वो सिर्फ समुद्र का किनारा है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं समुद्र के किनारे जहाँ पर बीच नहीं होता, सैंड नहीं होता। बेसिकली यू कैन से बीच है जहाँ सैंड होता है, तो खुला हुआ जगह होती है। और शोर मतलब जो समुद्र का किनारा है, SHORE शोर, और रॉकी शोर होता है, वहाँ चट्टानें होती हैं, तो उस तरह से खुला हुआ नहीं होता। इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल टू वॉक एंड सिट। तो क्रैक्स यानी रॉकी शोर, तो वहाँ पर उन्होंने बात की कि जो फुट ऑफ दाई क्रेक्स, फुट मीन्स एक तरह से किनारा, द शी शोर, क्रैक्स, फुट ऑफ दाई क्रेक्स, दो पूरा मीनिंग आप लिख सकते हैं, रॉकी शोर, जो ऐसा किनारा जहाँ पर चट्टाने हैं। तो वहाँ वो चाहते हैं कि सी वेव्स आकर टकराएं और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और शायद इसी तरह से ही विशेस दैट ही कुड ऑल्सो एक्सप्रेस हिज इंटेंस फीलिंग, जो उनके मन में भावनाएं वो भी व्यक्त कर पाए, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन थर्ड लाइन देखिए, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। बट ही सेज इवन इफ आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, मैं कह भी दूं अगर, तो या मैं कह पाऊँ उसको, बट दी टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे का मतलब आप लिख सकते हैं द हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ दोज डेज, वो उन दिनों की खुशी जब उनका मित्र जीवित था, एंड वो अब खत्म हो चुकी है, दैट इज डेड। डेड मीन्स इट इज ओवर। द हैप्पीनेस ऑफ दोज डेज आर ओवर व्हेन हिज फ्रेंड वॉज अलाइव एंड ही यूज्ड टू लिव लाइफ गेली, GAILY, गेली मीन्स खुशी से, आनंद पूर्वक उनके दिन जाते थे अपने मित्र के साथ, तो वो सब अब वापस नहीं आएगा। इट इज डेड, इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, विल नेवर कम बैक टू मी, इट विल नेवर बी देयर फॉर हिम अगेन, ये उनके पास वापस फिर कभी नहीं आएगा। Here the poet is concluding the poem, इस कविता को वो पूरा कर रहे हैं इसको, इस स्टैंजा में, एंड ही इज फीलिंग, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ही इज फीलिंग दैट द वर्ल्ड is too much busy to spare any leisurely moment to express any sorrow or shed any tear. Shed, SHED, shed a tear means आंसू बहाना। मैं आपको इंग्लिश में आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यू मे नोट इट डाउन सो दैट इट मे बी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू राइट द एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू टेनिसन, द वर्ल्ड हैज इज सो इंडिफरेंट, नॉट रेडी टू शेड एनी टीयर ओवर हिज फ्रेंड्स demise. Demise is another word for death, DEMISE, डिमाइज। तो अपने मित्र की मृत्यु हो गई है और इस संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल आर सो मच इनडिफरेंट अबाउट अदर्स, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है या कुछ सॉर्ट ऑफ सैड हो जाता है और सॉरोफुल, देन पीपल, इवन देन द पीपल आर नॉट कंसर्न। सो ही जस्ट फीलिंग दैट just like him, the waves too would not succeed in opening out their heart before the sea. जो लहरें हैं वो भी अपने हृदय की भावनाएं जो हैं वो रॉक्स को नहीं बता पा रही हैं। सी जो ये जो रॉकी शोर है जहाँ पर क्रैक्स एक वर्ड आया था, ग्रे स्टोन्स आया था उन चट्टानों के लिए, तो ही थिंक्स दैट द सी वेव्स विल नॉट सक्सीड इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस बिफोर दो सी रॉक्स, उन चट्टानों पर वो अपनी बात नहीं कह पाएंगी। Their incessant efforts to strike at the rocks would always be futile. उनके जो, मैंने आपको कुछ नए शब्द दे रही हूँ बेटा। incessant means you can write down the spelling INCESSANT. incessant यानी constant, लगातार वो प्रयास कर रही हैं
वो बार बार आती हैं, बार बार टकराती हैं, फिर चली जाती हैं सी वेव्स, बट इट विल बी फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, FUTILE, फ्यूटाइल. ये एक बेकार प्रयास होगा उनका, क्योंकि वो इसमें सफलता नहीं प्राप्त करेंगी. दे विल नेवर बी एबल टू इन्वोक एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम द इनडिफरेंट कोल्ड रॉक्स. वो जो चट्टाने हैं वो इतनी इनरेस्पॉन्सिव हैं, INRESPONSIVE, इतनी इनरेस्पॉन्सिव हैं कि वहाँ से उनको कोई भी प्रत्युत्तर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा. तो ऐसा जो है वो कवि फील कर रहे हैं. एंड ही थिंक्स दैट he remembers those happy days when his friend was alive and he was with him, and those delightful days now have ended and they will never come back to him. So these ways he is repenting the death of his friend. तो ये एक अच्छी कविता है, और through this poem many people might relate with this poem who have somewhere lost any dear ones. ये सिर्फ मित्र की मृत्यु पर लिखी गई कविता नहीं है. कई बार हमारे स्वजन, हमारे प्रियजन जो अब हमारे पास नहीं हैं, और we want to be with them, or the joy or the good moment that we had with them, and after their death we feel that it will not be there anymore. वो अब दोबारा वो जो सुख है उनके साथ होने का आनंद, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ द पोएम. आई होप आपको समझ आ गई होगी, एंड आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू. इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो डेफिनेटली यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ और रिलेटेड कंटेंट बताऊं, यू कैन गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और इससे मुझे मदद मिलेगी टू ऐड थिंग्स इन माय ई-लेक्चर्स, इन माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो किस तरह से आपको मैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल बना पाऊंगी. Thank you very much.